सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 319 लंदन से सिंगापुर की ओर आगे बढ़ रही थी। विमान में 270 से ज्यादा यात्री सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चांगी एयरपोर्ट के करीब पहुंचते ही मौसम ने कहर बरपा दिया। मूसलाधार बारिश, बवंडर जैसी तेज हवाएं और घने बादल की वजह से रनवे को देखना नामुमकिन हो गया। कॉकपिट में तनाव लगातार बढ़ रहा था। कई बार गो अराउंड करने के बाद विमान का ईंधन खत्म होने के करीब था और हर बीतता सेकंड उसे खतरे के और करीब ले जा रहा था। अब विमान में सवार सैकड़ों लोगों की जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि अगले कुछ मिनटों में पायलट क्या फैसला लेते हैं। क्या विमान सुरक्षित लैंड कर पाएगा या यह उड़ान एक और दर्दनाक हादसे में बदल जाएगी? चलिए जानते हैं। यह है सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 319 की दिल दहला देने वाली कहानी। 25 अक्टूबर 2022 की शाम सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट क्रू लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुई। उनका मिशन था लगभग 13 घंटे की सीधी उड़ान सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट तक। टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी क्योंकि यूके और सिंगापुर के बीच 8 घंटे का अंतर है, यानी सुबह उड़कर वो आराम से दोपहर में घर पहुंच सकते थे, जो लंबी फ्लाइट के बाद क्रू के लिए एक आदर्श समय होता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर पायलट्स को फ्लाइट ब्रीफिंग दी गई। इसमें मौसम, रास्ता, जरूरी नोटिस और टेक्निकल जानकारियां शामिल थीं। फ्लाइट रूट पर मौसम सामान्य था, लेकिन सिंगापुर में लैंडिंग के वक्त तूफान की संभावना थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया था कि ये तूफान थोड़े समय के होंगे और रनवे की विजिबिलिटी ठीक रहेगी, इसलिए पायलट्स ने लैंडिंग को लेकर ज्यादा चिंता नहीं की। फिर भी किसी इमरजेंसी के लिए 3 वैकल्पिक एयरपोर्ट तय किए गए: पाया लेबार, कुआलालंपुर और सेनाई। हालांकि वहां भी तूफान की आशंका थी, पर फिर भी ये रनवे बैकअप के तौर पर ठीक थे। जब कोई ऑल्टरनेट एयरपोर्ट चुना जाता है तो कोशिश होती है कि उसका मौसम मुख्य एयरपोर्ट से बेहतर हो, लेकिन तूफान जैसे हालात तेजी से बदल सकते हैं, इसलिए पायलट्स को खास सतर्क रहना पड़ता है। अब बात फ्यूल की करें तो फ्लाइट प्लान के अनुसार विमान में 1,06,100 किलो फ्यूल भरा गया, जिसमें कंटिंजेंसी फ्यूल भी शामिल था, यानी ऐसा फ्यूल जो किसी आपात स्थिति में मदद करता है। यूरोप के एयर स्पेस में आमतौर पर शॉर्टकट मिल जाते हैं जिससे फ्यूल बचता है। इसी वजह से पायलट्स को लगा कि और फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी तैयारियों के बाद पायलट्स ने केबिन क्रू को ब्रीफ किया और फिर सभी विमान की ओर रवाना हो गए। इस उड़ान के कैप्टन की उम्र 55 साल थी और उनके पास 13,400 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। वो पहले बोइंग 747 उड़ाते थे और फिर धीरे धीरे बोइंग 777 पर 10,000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर चुके थे, यानी तकनीकी और अनुभव दोनों ही मामलों में वे बेहद भरोसेमंद थे। इस मिशन में उनके साथ थे 31 साल के फर्स्ट ऑफिसर, जिनके पास भी बोइंग 777 पर 2200 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। दोनों ने आपस में तय किया कि इस उड़ान में फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ाएंगे और कैप्टन उनकी निगरानी करेंगे। जिस विमान को उन्हें उड़ाना था वह था बोइंग 777-300ER, एक लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला शक्तिशाली विमान, जिसमें लगे थे GE90115B टर्बोफैन इंजन। टेक ऑफ से पहले कैप्टन ने विमान का बाहरी निरीक्षण किया, जबकि फर्स्ट ऑफिसर ने अंदर से सभी सिस्टम्स को सेट किया। उसी दौरान 280 यात्री विमान में सवार हो चुके थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और रात 8:06 पर विमान ने हीथ्रो एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। फ्लाइट की चढ़ाई और क्रूज फेज पूरी तरह नॉर्मल रहा। यूरोप से निकलते वक्त उन्हें कुछ रूट शॉर्टकट मिले, जिससे विमान 30 मिनट पहले सिंगापुर पहुंचने की स्थिति में था और फ्यूल भी अच्छा खासा बचा हुआ था। जैसे ही वे कुआलालंपुर के कंट्रोल जोन में दाखिल हुए, उन्हें बताया गया कि लैंडिंग रनवे 20 पर ILS अप्रोच से होगी। फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग की तैयारी शुरू की और कैप्टन ने पूरे प्रोसीजर को फिर से दोहराया। उस वक्त उनके पास करीब 7 टन फ्यूल था, जबकि फाइनल रिजर्व फ्यूल सिर्फ 3 टन होना चाहिए था, यानी सुरक्षा के हिसाब से सब ठीक लग रहा था। यहाँ एक जरूरी बात जान लें, फाइनल रिजर्व फ्यूल एक तरह का इमरजेंसी बैकअप होता है। इसे सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी हालत में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि लैंडिंग के वक्त इससे ज्यादा फ्यूल बचा रहना चाहिए। जब कोई पायलट किसी लंबी फ्लाइट के लिए निकलता है तो सबसे पहले वो ये सुनिश्चित करता है कि विमान में जरूरी फ्यूल की हर कैटेगरी मौजूद हो। सबसे पहले आता है टैक्सी फ्यूल, यानी वो ईंधन जो विमान को जमीन तक लाने में खर्च होता
होता है। इसके बाद होता है ट्रिप फ्यूल, जो पूरी उड़ान और गंतव्य पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी होता है। अब मान लीजिए रास्ते में मौसम बिगड़ गया या ट्रैफिक ज्यादा हो गया, तो ऐसे में काम आता है कंटिजेंसी फ्यूल, जो ट्रिप फ्यूल का 3 से 5% तक हो सकता है। अगर पायलट को पहले से अंदाजा हो कि मौसम गड़बड़ हो सकता है तो वो एक्स्ट्रा फ्यूल भी भरवा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि जब विमान गंतव्य पर पहुंचा और अचानक वहां लैंडिंग संभव नहीं रही, जैसे तूफान आ गया या रनवे ब्लॉक हो गया, तो फिर विमान को पास के किसी ऑल्टरनेट एयरपोर्ट की ओर मोड़ना पड़ता है। इसके लिए होता है ऑल्टरनेट फ्यूल, जिससे विमान वहां तक उड़ सके और फिर सुरक्षित लैंडिंग कर सके। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, फाइनल रिजर्व फ्यूल। यह एक इमरजेंसी बैकअप की तरह होता है, जिसे आम हालात में नहीं छुआ जाता। इसका मकसद होता है कि अगर सारी प्लानिंग फेल हो जाए तो भी विमान कम से कम 30 मिनट तक हवा में उड़ता रह सके, ताकि पायलट्स के पास आखिरी फैसले का समय हो। इन सभी हिस्सों को मिलाकर बनता है लीगल मिनिमम फ्यूल, यानी वो न्यूनतम ईंधन जो हर कमर्शियल फ्लाइट में होना जरूरी है। अगर कोई एयरलाइन सिर्फ मिनिमम फ्यूल लेकर उड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्क ले रही है। असल में इससे ज्यादा फ्यूल ले जाने से नुकसान होता है, जैसे विमान भारी हो जाता है, ज्यादा फ्यूल जलता है और पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। अब समझते हैं कि अगर गंतव्य पर पहुंचते समय कोई अनहोनी हो जाए तो पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। ऐसे में विमान को अक्सर होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया जाता है, एक गोल सा रास्ता जैसे रेस ट्रैक। यहाँ विमान हवा में एक निश्चित ऊंचाई पर चक्कर लगाता है जब तक लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलती। अगर किसी वजह से पायलट को हवा में चक्कर लगाकर इंतजार करना पड़े, यानी होल्डिंग, तो वो अपने कंप्यूटर में इसे सेट कर देते हैं। कंप्यूटर को पहले से पता होता है कि कितना फ्यूल बचा है और वो बता देता है कि हम कितनी देर तक होल्डिंग में रह सकते हैं। इसके बाद पायलट एटीसी से पूछते हैं, लैंडिंग कितनी देर में होगी? अगर जवाब आता है कि थोड़ी ही देर में रनवे खाली हो जाएगा और मौसम भी ठीक है, तो पायलट होल्डिंग में ही रुकने का फैसला करते हैं और ऑल्टरनेट फ्यूल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर देरी ज्यादा लगती है या हालात अनिश्चित लगें, तो पायलट्स दूसरे एयरपोर्ट पर जाने की तैयारी करने लगते हैं, ताकि फाइनल रिजर्व फ्यूल तक बात न पहुंचे। अब मान लो हम होल्डिंग में हैं और ऑल्टरनेट फ्यूल यूज हो रहा है और तभी एटीसी बोलता है 5 मिनट और हवा में रहना पड़ेगा। तो अब पायलट तुरंत फ्यूल चेक करते हैं। अगर फ्यूल लिमिट के पास है तो वो जल्दी से डाइवर्ट का फैसला लेते हैं और एटीसी को सूचित करते हैं, ताकि कुछ भी आखिरी पल में ना हो। अगर पायलट फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर पर देखते हैं कि बस थोड़ी सी और देरी से उनके पास सिर्फ एक मौका बचेगा लैंडिंग का, और अगर उससे भी ज्यादा देर हुई तो फाइनल रिजर्व फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो एटीसी को मिनिमम फ्यूल कहकर अलर्ट कर देते हैं। ये कॉल कोई इमरजेंसी नहीं होती, बस एटीसी को सावधान करने के लिए होती है कि अब ज्यादा देर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इससे उन्हें कोई खास प्राथमिकता नहीं मिलती। अगर इसके बाद भी देरी होती है और पायलट्स को लगने लगता है कि लैंडिंग के समय फ्यूल फाइनल रिजर्व से भी कम हो जाएगा, तो वे तुरंत मेडे 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 लो फ्यूल कहते हैं। अब ये एक इमरजेंसी कॉल होती है और इसके बाद फ्लाइट को सबसे पहले लैंड करवाया जाता है, चाहे जरूरत पड़े तो मिलिट्री रनवे क्यों न खोलना पड़े। लेकिन ध्यान रहे, ये सब नियम के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पायलट या एयरलाइन ने कोई गलती की या विमान खतरे में है। अब बात उस असली मोड़ की जब फ्लाइट सिंगापुर के पास पहुंची। जब विमान 15,000 फीट से नीचे जा रहा था, सुबह 8:05 पर एटीसी ने कॉल किया और बोला कि विमान को एक होल्डिंग पैटर्न में जाना होगा, एक पॉइंट पर जिसका नाम था PASPU। कारण था कि जिस रनवे 20 राइट पर वो लैंड करने वाले थे, वहां टेलविंड यानी पीछे से तेज हवा आ रही थी, जबकि विमान को हेडविंड सामने से हवा में लैंड करना ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर टेलविंड 10 नॉट्स से ज्यादा हो जाए तो उस रनवे को तुरंत बंद कर दिया जाता है और रनवे चेंज करना पड़ता है। जैसे ही विमान सिंगापुर के करीब पहुंची, मौसम बिगड़ने लगा। कैप्टन ने वेदर रडार पर देखा कि एयरपोर्ट और उसके आसपास तेज बारिश और तूफानी बादल छाए हुए हैं। यह खराब मौसम सिर्फ सिंगापुर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके आसपास के एयरपोर्ट्स जैसे पया लेबार और सेनाई भी इससे प्रभावित थे। यानी अगर डायवर्ट करना पड़े तो ऑप्शन बहुत कम थे। एकमात्र सही विकल्प था कुआलालंपुर, लेकिन वह काफी
काफी दूर था। तभी कैप्टन ने देखा कि सिंगापुर के ठीक साउथ में एक और एयरपोर्ट है, बाटम, जहां मौसम साफ था और दूरी भी कम थी। अगर वे इसे अपना नया बैकअप एयरपोर्ट बना लेते तो थोड़ा और वक्त मिल जाता और शायद सिंगापुर में ही लैंडिंग का मौका भी मिल जाता। फ्लाइट ने पासपू होल्डिंग पॉइंट पर एक चक्कर लगाया। तभी एटीसी ने उन्हें बताया कि रनवे बदल दिया गया है, अब उन्हें रनवे 02 लेफ्ट पर लैंड करना होगा। कुछ सेकंड्स बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल कैप्टन को सौंप दिया ताकि वे नए रनवे के लिए प्लानिंग कर सकें और फ्लाइट को अराइवल कंट्रोलर से जोड़ दिया गया, जिन्होंने उन्हें नए रनवे के लिए गाइड करना शुरू किया। लेकिन इस समय तक नीचे मौसम और भी बिगड़ गया था। तेज बारिश, हवा की दिशा बार बार बदल रही थी और तूफान के कारण रनवे पर हालात बिगड़ते जा रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि 2 और फ्लाइट्स को लैंडिंग छोड़कर दोबारा उड़ना पड़ा और इसी वक्त फ्लाइट 319 भी धीरे धीरे रनवे के करीब आ रही थी। रनवे पर तेज बारिश की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 500 मीटर रह गई थी। हालात इतने खराब हो गए कि एटीसी ने सभी लैंडिंग रोक दी जब तक मौसम बेहतर न हो। फ्लाइट 319 उस वक्त तक जमीन पर उतर जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो हवा में थी और उसका फ्यूल रिजर्व लिमिट 7 टन के पास पहुंच चुका था। बोइंग 777 हर मिनट लगभग 100 से 130 किलो फ्यूल जलाता है। अगर लैंडिंग कैंसिल करनी पड़ी तो खपत और बढ़ जाती। 4:29 पर एटीसी ने फ्लाइट को बताया कि लैंडिंग में कम से कम 5 मिनट और देरी होगी। इसका मतलब था कि 4:34 तक उन्हें हवा में रहना पड़ेगा। इस समय तक उनके पास अनुमानित 5900 किलो फ्यूल बचता, जो ठीक ठाक था लेकिन ज्यादा नहीं। इसी बीच कैप्टन ने बैटम एयरपोर्ट का मौसम चेक किया। वहां मौसम ठीक था और लैंडिंग संभव थी, लेकिन तभी पता चला कि जो भारी तूफान सिंगापुर पर था वो अब धीरे धीरे बैटम की ओर बढ़ रहा है। कैप्टन ने एटीसी को अलर्ट किया कि अब उनके पास सिर्फ एक होल्डिंग और करने लायक फ्यूल बचा है, उसके बाद उन्हें बैटम डाइवर्ट करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि इसके बाद वो इमरजेंसी फ्यूल की स्थिति में आ जाएंगे। एटीसी को अब कैप्टन का इरादा साफ दिख गया। अगर तुरंत लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली तो फ्लाइट को बैटम भेजना पड़ेगा। एटीसी ने जल्दी से तंजुंग पिनांग एटीसी और बैटम एयरपोर्ट से कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया ताकि देखा जा सके कि वो फ्लाइट को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ऊपर आसमान में पायलट्स को अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था और नीचे उनके 2 बड़े इंजन फ्यूल खा रहे थे। हर सेकंड फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन बैटम की तरफ बढ़ा वहां तेज बारिश और तेज हवाएं शुरू हो गई। फ्लाइट क्रू को ये उम्मीद नहीं थी। अब सिचुएशन और भी टेंस हो गई। कप्तान, जो अब तक मॉनिटर कर रहे थे, खुद कंट्रोल में आ गए। शायद कंपनी की पॉलिसी थी कि डाइवर्जन की स्थिति में कप्तान ही उड़ाए, या हालात ऐसे बन गए कि उन्हें खुद कमान संभालनी पड़ी। ऐसे वक्त पर आमतौर पर कप्तान मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे वो एटीसी, मौसम और बाकी कम्युनिकेशन अच्छे से देख सकें। लेकिन अब उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को बोला कि वो व्यूअर अप्रोच की सेटिंग्स करें और जरूरी चार्ट्स निकालें। इन चार्ट्स में एक कंपनी डॉक्यूमेंट था जिसमें साफ लिखा था कि बटम में ऑटो लैंड सिर्फ आईएलएस अप्रोच पर ही हो सकता है, वीओआर पर नहीं। लेकिन शायद कप्तान ये बात भूल गए और दिलचस्प बात ये रही कि डाइवर्ट शुरू किए बस 1 मिनट ही हुआ था कि क्रू ने एटीसी से पूछ लिया, क्या सिंगापुर वापस लैंडिंग की इजाजत दे रहा है? यानी अब भी उम्मीद बची थी कि शायद वापस जाने का चांस मिल जाए। शाम 4:46 पर एटीसी ने कहा कि बैटम की लैंडिंग क्लियरेंस अभी नहीं मिली है, लेकिन वे रडार वेक्टर देते रहेंगे। इस समय विमान में सिर्फ 4500 किलो ईंधन बचा था। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत रेडियो पर घोषणा की, मिनिमम फ्यूल। इसका मतलब था कि अगर अब जरा सी भी और देरी हुई तो उन्हें अपने आखिरी 30 मिनट के रिजर्व फ्यूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम फ्यूल की घोषणा का एटीसी के निर्णय पर कोई सीधा असर नहीं होता। वे सामान्य नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद कैप्टन ने रेडियो अपने हाथ में लिया और साफ शब्दों में कहा, मेडे मेडे मेडे, सिंगापुर एयरलाइंस 319 मेडे फ्यूल। अब यह एक आपात स्थिति बन चुकी थी, इसलिए अब किसी तरह की लंबी चौड़ी कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं थी। पायलट को तुरंत बॉटम एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति मिल गई। शाम 4:55 पर कंट्रोलर ने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें अप्रोच में प्राथमिकता दी जा रही है, यानी लैंडिंग में उन्हें सबसे पहले मौका मिलेगा। ये सीरियस अलर्ट था और असरदार भी। पायलट्स को अंदाजा था कि जब तक लैंड करेंगे सिर्फ 3000 किलो से भी कम फ्यूल बचेगा, यानी अब और देर करना खतरनाक हो सकता है। एटीसी ने तुरंत उन्हें आगे के कंट्रोल से संपर्क करने को कहा। फिर शाम 4:55 पर रनवे 22 के लिए व्यूअर अप्रोच की क्लियरेंस मिल गई और यह भी साफ कर दिया गया कि अब फ्लाइट को प्राथमिकता दी जा रही है।
अब कप्तान खुद प्लेन उड़ा रहे थे और एटीसी से बात भी कर रहे थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर जरूरी सिस्टम सेट कर रहे थे और अप्रोच चार्ट से मदद दे रहे थे। करीब शाम 5 बजे जैसे ही प्लेन वीओआर अप्रोच से नीचे उतरने लगा, यानी रनवे के पास आने लगा, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि रनवे 22 की दिशा में तेज टेलविंड चल रही है, जिसकी स्पीड 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही थी, जबकि बोइंग 777 की लिमिट सिर्फ 15 नॉट्स यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही है और सिंगापुर एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक केवल 10 नॉट्स तक की